बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 335 मुलाहिज़ा फरमाएं। सदफ जैसी ज़िद्दी मुस्तकिल मिजाज और शिद्दत पसंद लड़कियां बड़ी साबित कदम और पुरज़म होती हैं। वो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। शबाना की शादी इतवार की रात एक मुकामी 5 स्टार होटल में बखैर व खूबी अंजाम पा गई। मैं उस शादी में पूरी तरह शरीक था। घर के दीगर अफराद के साथ मुमताज़ से भी गपशप हुई, ताहम मैंने उसे किसी भी मौजू पर तफसीली बात ना की। मिनाज बाकर ने कराची पहुंचने से पहले मेरी रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया था। मैं होटल से फारिग होने के बाद सीधा उस फ्लैट पर पहुंच गया। मिनाज बाकर का मोतमिद खास शाहिद अली मुझे छोड़ने आया था। ये वही चाकू चौबंद शख्स था जिसकी मुय्यत में मैंने गुलिस्तान जोहर में एक कामयाब ऑपरेशन किया था। जब हम मज़कूरा फ्लैट पर पहुंचे तो रात निस्फ से ज्यादा गुजर चुकी थी। गुज़िश्ता रात मुझे सोने का मौका नहीं मिल सका था। अगरचे आज शाम के वक्त मैंने एक झपकी लगाई थी, ताहम वो बात पैदा ना हो सकी जो गहरी नींद के नतीजे में सामने आती है। शहजाद अली मुझसे दोबारा मिलकर बहुत खुश था। मैंने महसूस किया वो मुझसे बहुत सी बातें करना चाहता है, लेकिन मेरी आंखों में भरी नींद ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और वो ये कहकर उठ गया, अच्छा भाईजान मैं अब चलता हूँ, तुम आराम करो, कल तफसीली बात करेंगे। मैं खुद भी सोना चाहता था मगर फितरी तजस्सुस के पेश नजर पूछ बैठा, शहजाद तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम कोई अहम बात मुझसे करने वाले हो। हाँ बात तो अहम है, उसने इस बात में सर लाया। अभी तक मैंने इस बारे में मिनाज साहब को भी कुछ नहीं बताया। दरअसल वो शादी के हंगामों में इस कदर मसरूफ हैं कि सच्ची बात तो ये है कि मुझे उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, वरना मैं उन्हें इस सिलसिले में बेखबर ना रखता। तुमसे भी थोड़ी देर पहले ही मुलाकात हुई है। मेरे कान खड़े हो गए। शहजाद के साथ मैंने गुज़िश्ता दिनों गुलिस्तान जोहर में एक लास्ट नाइट ऑपरेशन किया था। मुमकिन है शहजाद ने जिस अहम बात का जिक्र किया उसका ताल्लुक उसी वाक़े से हो। मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, तुम कौन सी अहम बात अभी तक मिनाज साहब से नहीं कर सके? वहीदान मैंने हफ्ते की शाम फवाद को देखा था। शहजाद ने नहायत ही संजीदगी से बताया, फवाद? मैं सीधा होकर बैठ गया। वही शख्स ना जिसे हम गुलिस्तान जोहर के फ्लैट में बेहोश छोड़ आए थे? हाँ वही। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मिनाज साहब ने मुझे बताया था कि हमारे आने के बाद किसी वक्त फवाद को होश आ गया था और वो जहांगीर को धोखा देकर वहां से निकल आया था। मेरे दिन में उस रात का आखिरी पहर ताज़ा हो गया जब मिनाज बाकर की निशानदेही पर मैंने और शहजाद ने गुलिस्तान जोहर के उस फ्लैट पर दावा बोला था। हमारे यहाँ तो फवाद और जहांगीर नामी उन दो अफराद की अच्छी खासी दुर्गत बनी थी। अज़ां बाद मैं जहांगीर को अपने हक में हमवार करके छोड़ आया था। उसने मेरी वफादारी और दोस्ती में CFK के बहुत से अहम राजों को बेनकाब किया था। मैंने बाद में मिनाज से दरख्वास्त की कि वो जहांगीर को अपने पास पनाह दे, क्योंकि फवाद की रोपोशी के बाद उसकी जान को हज़ारा खतरात लाहक हो गए थे। वो दोनों CFK के लिए काम करते थे और मलीर के बाद सलीम वासी से उन्हें हदायत मिलती रहती थी। मैंने टेलीफोन पर मिनाज बाकर को जहांगीर के ताज़ा तरीन हालात के बारे में बताया तो फवाद का जिक्र भी हुआ था। यह अलग बात है कि जहांगीर उस तक पहुंच ही ना सका। मेरा और मिनाज का मुश्तरका ख्याल यही था कि CFK ने जहांगीर को ठिकाने लगवा दिया होगा। जहांगीर ने मुझे तंजीम के बारे में जितना कुछ बताया था उसके बाद वो CFK के लिए किसी खाली कारतूस से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था। वो उसे पहली फुर्सत में खत्म कर देते क्योंकि उस वक्त शोएब गोरी मेरा सच्चा हमदर्द और गहरा दोस्त बना हुआ था। जहांगीर ने शोएब गोरी और उसकी साजिशी तंजीम CFK को बुरी तरह बेनकाब करके अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी थी, लेकिन अब तो हालात खासे बदल गए थे। शोएब गोरी खुलकर मेरे दुश्मन की हैसियत से सामने आ चुका था। बहरहाल फवाद का मंजिल पर आना वाकई ही बहुत अहम था। मैं उसकी दुम से नादीदा डोर बांध कर पहले सलीम वासी और फिर उनके बिग बॉस शोएब गोरी तक रसाई हासिल कर सकता था, जो इस तक मेरा खुसूसी टारगेट था, क्योंकि मेरी रगे जान उसके खंजर की धार तले दबी हुई थी। शहजाद अली यकटक मुझे सोचते हुए देखता रहा। मैंने लमाती ज़ेनी करतबबाजी के बाद उससे सवाल किया, तुमने फवाद को कहाँ देखा है? गार्डन ईस्ट के इलाके में, उसने जवाब दिया। वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की सीढ़ियों में मुझे दिखाई दिया था। इत्तफाक से मैं भी उसी बिल्डिंग से निकल रहा था। उस वक्त लाइट गई हुई थी, इसी लिफ्ट की बजाय आमदोरफ्त के लिए जीने का रास्ता इस्तेमाल हो रहा था। मैंने पूरी ख्याल के तहत पूछा, क्या उसने भी तुम्हें देखा था? मेरा ख्याल है नहीं, वो पूरे यकीन से बोला। मैं ऐसे रुख पर था कि उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ सकी, वरना वो मुझे देखती ही ठिठक जाता। गुलिस्तान जोहर वाले इलाके के बाद वो मेरा सूरत आशना हो चुका है। मैंने पूछा, तुमने जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग का जिक्र किया है, फवाद उसमें रहाइश पजीर है या वो किसी से मिलने के लिए वहां गया था? अभी तक ये बात मालूम नहीं हो सकी, शहजाद ने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा। दरअसल शादी की मसरूफियात ने मुझे मोहलत ही नहीं थी। मुझे उम्मीद है एक आध दिन में मैं तफसील जान लूंगा। उस बिल्डिंग में मेरा एक दोस्त रहता है जिसे मिलने उस रोज मैं वहां गया था और फवाद की मुझे एक झलक नजर आ गई। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, तुम ये काम पहली फुर्सत में कर लो। फवाद हमारे लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। वो अगर हमारे कब्जे में आ जाए तो हम CFK के अंदर घुसने के लिए बासानी रास्ता बना सकते हैं। शहजाद ने मुझे बताया कि वो सुबह ही इस मिशन पर लग जाएगा। मज़कूरा अपार्टमेंट बिल्डिंग गार्डन ईस्ट रोड पर ब्रेटू रोड पर वाक़ है। ये कराची का एक पोश इलाका है और ज्यादातर यहाँ एक खास कम्युनिटी के लोग आबाद हैं। शहजाद रुखसत हो गया तो मैं उस फ्लैट का सरसरी जायजा लेने लगा जहाँ मुझे ठहराया गया था। ये फ्लैट मेन तारक रोड पर वाक़ था, जो 2 बेड, एक ड्राइंग रूम और एक लाउंज पर मुश्तमिल था।
इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मुतअद्दिद शॉप्स थी जिनमें होदरी, गारमेंट्स, मलबूसात, परफ्यूमरी और ज्वेलरी वगैरह फरोख्त होती थी। तारिक रोड शॉपिंग के लिहाज से कराची का खासा बारूनक इलाका है। कुछ अर्सा पहले मुझे भी यहाँ क़याम का मौका मिला था, लेकिन वो फ्लैट मेन रोड से जरा हटकर था। उस फ्लैट के तस्वुर के साथ ही इम्तियाज अली, रूबी और मीर बख्श भी मेरे जहन में ताज़ा हो गए। उन दिनों मैं CFK के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा था और कुछ अर्सा इम्तियाज के उस फ्लैट पर रुका था। अब वो रातों दिन ख्वाबो ख्याल होकर रह गए थे। मैंने लिबास तब्दील कर लिया और सोने के लिए बिस्तर पर आ गया। मैंने घूम फिर कर अच्छी तरह फ्लैट का जायजा लिया था। वहाँ रिहाइश की हर सहूलत मौजूद थी। मिनाज बाकर ने मुझे बताया कि इस बिल्डिंग के मकीन एक दूसरे से कोई सरोकार रखते हैं और ना ही किसी की टो में रहते हैं। ये मेरे जैसे बंदे के लिए एक मुफीद और मौजूद रिहाइश गाह थी, क्योंकि आमतौर पर अकेले रहने वालों को नजर में रखा जाता है और उनकी सरगर्मियों को भी खोजने की कोशिश की जाती है। मेरा ख्याल था बिस्तर पर गिरते ही मैं गहरी नींद में पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऐसा ना हो सका और मेरा ध्यान आपो आप रखा वाली की तरफ चला गया। गुज़िश्ता रात के आखिरी पहर मैंने वहाँ के जाबर हुक्मरान चौधरी नवाज़िश अली को पहला डोज दिया था। इस बात को लगभग 22 घंटे गुजर चुके थे। चौधरी को जो खतरनाक मर्ज लाहक था, उसका तकादा था कि उसे दूसरा डोज दे दिया जाए। इस ख्याल के साथ ही मैंने बिस्तर छोड़ा और टेलीफोन के पास आकर बैठ गया। फिर मेरी उंगली रखा वाली के चौधरी नवाज़िश अली के नंबर्स डायल करने लगी। पहली घंटी पर फोन अटेंड कर लिया गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उस तरफ कोई मेरे फोन के इंतजार में था। फिर एयरपीस पर मुझे एक भारी भरकम हेलो सुनाई दी। इस आवाज में इतनी तशवीश, इतनी तड़प, इतनी दीवानगी थी कि मैं पलक झपकने में समझ गया कि मेरा दुश्मन दरीना इस वक्त अंगारों पर लूट रहा था। फोन चौधरी ने खुद रिसीव किया। ओहो, मैंने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा, सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ है और चौधरी अभी तक जाग रहा है। भैया ऐसे रखवाले चौधरी तो अल्लाह हर गांव गोट को दे, तो ये तुम हो। वो फुनकारा, वैदान तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते मैं तुम्हारे कितने टुकड़े करूंगा। और ये मत भूलो चौधरी कि तुम्हारा नौजवान लख्त जिगर इस वक्त मेरे रहमो करम पर है। मैंने कतई कलामी करते हुए कहा, तुम्हारी ये बदज़बानी उसके लिए इंतहाई खतरनाक भी हो सकती है। वो कतरे बोत दिल लहजे में बोला, फैसल को तुमने कहाँ छुपा रखा है? मैंने गुज़िश्ता रात तुम्हें बताया था कि मैं कराची में हूँ। मैंने उसके जख्मों पर नमक पाशी करते हुए कहा, इसका यही मतलब है तुम्हारा सपूत भी कराची में है। लेकिन पता नहीं तुम सठिया गए हो या बेटे की जुदाई ने तुम्हारा दिमागी तवादन बिगाड़ दिया है कि तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा। मेरे लहजे से चौधरी के लिए इंतहाई नफरत और हकारत टपकती थी। वो खुद को मजबूत जाहिर करते हुए संभलते हुए अंदाज में बोला, मेरा दिमागी तवादन अपनी जगह पर है। तुम जैसे कल के लौंडे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं तुम्हें बताऊंगा चौधरी नवाज़िश किस आफत का नाम है। गुस्से की शिद्दत से उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा, चौधरी मैं तुम्हारा कुछ नहीं बल्कि सब कुछ बिगाड़ कर रख दूंगा। तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। मैं तुम्हारा वो अशर करूंगा कि तुम खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। मैं एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर बात जारी रखते हुए कहा, और मुझे मत बताओ कि तुम कौन सी आफत हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम लोगों के खमीर में गंदगी भरी हुई है जो नस्ल दर नस्ल फैसल तक पहुंच गया है। लेकिन फिक्र ना करो, मैं इस गलाजत को मजीद फैलने का मौका नहीं दूंगा। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारी नस्ल यहीं स्टॉप हो जाएगी। मेरी बात समझ रही हो ना? वो एक लम्हा खामोश रहने के बाद बोला, तुम बहुत बुरा कर रहे हो वैदान। मैं अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ हमेशा बुरा करता हूँ चौधरी। मैंने जहरीले लहजे में कहा, तुम अच्छे बच्चे बनकर साहिल को मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हारी नस्ल के झंडा बरदार को छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ वो लड़की अब मेरे पास नहीं रही। वो बड़ी सूरत से बोला, तुम शोएब गोरी से राब्ता करो। मैं उस नंगे इंसानियत को तो देख लूंगा चौधरी, लेकिन साहिल तुम ही मेरे हवाले करोगे। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, 10 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती। मैं तुम्हें इतना बड़ा अमाउंट आसानी से हजम नहीं करने दूंगा। इस वक्त तुम्हारी आंतें मेरे हाथ में है, याद रखो। ये उलटकर तुम्हारे गले को भी आ सकती हैं। मैं फैसल के इतने टुकड़े करूंगा कि इस रकम में इतने पैसे भी नहीं होंगे। क्या तुम्हें पता है 10 करोड़ में कितने पैसे होते हैं? तुम मुझे पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा चुके हो। वो घुराया। डिफेंस सोसाइटी वाली कोठी पर जो कुछ हुआ मैं उसे भूलने को तैयार हूँ। तुम जल्द अज जल्द फैसल को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वो चालाक बुढ़ा मुझे शिकार करने के लिए चारा फेंक रहा था। मैंने एक मुजीक का खेज क्या लगाया, चौधरी इस वक्त तुम माफ करने की नहीं बल्कि भीख मांगने की पोजीशन में हो। तुम्हारी बातों से जाहिर होता है तुमने डिफेंस सोसाइटी वाली कोठी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली हैं। उस कोठी के अशर से तुम्हें मेरी ताकत और आइंदा अज़ाइम के बारे में पता चल गया होगा। कबीर शाह को मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया है। वो बिफरे हुए लहजे में बोला, बाकी उस कोठी में कुछ नहीं बचा। मुलाजम हमारी नजर में कीड़े मकोड़ों से ज्यादा अहम नहीं होते। इस फंसी हुई सूरत हालात में भी उसका तकब्बर ठाठे मार रहा था। मैंने टटोलने वाले अंदाज में कहा, इसका मतलब है छोटा चौधरी दिलदार भी। मैंने मानी खेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। चौधरी नवाज़िश अली के जवाब ने चौधरी दिलदार की मौत की तस्दीक कर दी। वो सरसराती आवाज में बोला, वैदान देख लो तुम मैं कितने बड़े नुकसान को बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम इस तबाहकारी और हलाकत खेदी के बदले मेरे फैसले को बकवास बंद करो। मैंने एक मरतबा फिर उसकी बात काट दी। तुम्हें तो ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही होगा। जब इतनी मोटी रकम वसूल की है तो अपने अंदर नुकसान सहने का हौसला भी पैदा करो। वैसे एक बात है, तुम शोएब गोरी से जुड़ने वाली दोस्ती को खूब निभा रहे हो। क्या ये भी उस तगड़ी रकम का ही कोई करिश्मा है? वो खड़े हुए लहजे में बोला, तुम कहना क्या चाहते हो?
तुमने कबीर शाह को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया है। मैंने उसकी हालत से खेलते हुए कहा, लगता है ये सब कुछ शोएब गौरी की खुशनुदी के लिए किया गया है, वरना उस लूले लंगड़े कबीर शाह को तो तुम खामोशी से ठिकाने लगवा सकते थे। उसकी मौत मेरे खाते में रकम हो जाती और तुम भी प्राइवेट हॉस्पिटल के खर्चे से बच जाते। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम सरासर बकवास कर रहे हो। वो तेज आवाज में चीख कर बोला, मुझे किसी की खुशनुदी हासिल करने की जरूरत नहीं। और ये क्या तुमने 10 करोड़ रुपए की रट लगा रखी है? इतनी मामूली रकम तो मेरे मोदों में रखी रहती है, जिस रकम को तुम मामूली गिरदान रहे हो। मैंने उसकी बात पूरी नहीं होने दी और कहा, गुज़िश्ता रात तुम इस रकम के उसूल पर बगलें बजा रहे थे और मुझे बता रहे थे कि 10 करोड़ की रकम मामूली नहीं होती। साहिल वाली डील में तुम्हें बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। काश तुम्हें पता होता कि ये मामूली और ये गैर मामूली रकम कहाँ से आई है। मैं आम खाता हूँ, पेड़ नहीं गिनता। वो बेपरवाही से बोला। शोएब गौरी ने वो रकम कहीं से भी हासिल की हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने दिल का गुबार निकालते हुए कहा, तुम्हारे लिए वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम बेगैरत दर्जे अव्वल हो। क्या बक रहे हो? मेरे लहजे ने उसे तिल मिला कर रख दिया। मैंने कहा, चौधरी, शोएब गौरी तुम्हारा जूता तुम्हारे सर में मारकर चला गया और तुम्हें खबर भी ना हुई। बेगैरती और बेहयाई की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी? मैं इस मौके पर चौधरी और शोएब में फूट डाल सकता था। अपने दो दुश्मनों को आपस में लड़ाना ऐन कारे सवाब होता। मेरी मुंहबम बात ने उसे तशवीश में मुब्तला कर दिया और पूछने लगा, वहीदान, तुम बहुत गुस्ताख हो, बल्कि अपने बाप से भी 2-4 हाथ आगे हो। लेकिन मैं तुमसे ये जरूर पूछूंगा, तुम शोएब गौरी के हवाले से क्या कह रहे हो? तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने तहकीर अमेज अंदाज में कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा और इस तरह दूंगा जैसे शूज की दुकान में जूता पहनाने वाला देता है। लेकिन उससे पहले मैं वजाहत कर दूं कि तुम बहुत बड़े शैतान हो, यानी अपने बाप चौधरी मोहम्मद रमजान से भी 8-10 आगे के शैतान। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ करके अपनी सांस दुरुस्त की, फिर बात की तकमील करते हुए कहा, जूते की दुकान में जूता पहनाने के लिए चमचा नुमा एक छोटा सा आला इस्तेमाल किया जाता है ताकि पाँव को बासहूलत जूते के अंदर बिठाया जा सके। तुम्हारा दिमाग और इसमें पाई जाने वाली समझ बहुत छोटी है, इसलिए मेरी बात तुम्हारी अकल में नहीं उतर रही। तो लो सुनो। मैंने चंद नमाज के तवक्कुफ के बाद बात जारी रखते हुए कहा, शोएब गौरी ने तुम्हें जो 10 करोड़ रुपए अदा किए हैं, उन 25 करोड़ यानी 1/4 अरब रुपए का एक हिस्सा है जो सोने की फरोख्त से शोएब ने हासिल किए हैं। दरहकीकत ये मेरा हिस्सा था जो उसने तुम्हारे हवाले करके साहिल को हथियार लिया तुमसे। मैं तसव्वुर की निगाह से चौधरी की कैफियत को बांपने की कोशिश कर रहा था। मेरी समाज से उसकी लरजती हुई आवाज टकराई, तुम किस सोने की बात कर रहे हो जिसके लिए तुम बावले हुए जा रहे थे? तो तुम डायरी वाले रात? वो हैरत और सदमे की शिद्दत से अपनी बात को पूरा ना कर सका। मैंने चरकाकारी का काम जारी रखा और कहा, अब आई ना तुम्हारी बुढ़ी मत में मेरी बात। मैं बिल्कुल उसी सोने का जिक्र कर रहा हूँ जिसके बारे में वालिद साहब ने अपनी डायरी में बड़ी वजाहत के साथ लिखा हुआ था कि उन्होंने सोने के बिस्किट से भरे हुए 2 थैले कहाँ छुपाए थे। तुम उस डायरी के उसूल के लिए सरतापा जोर लगाते रहे थे और इस कोशिश में तुमने मुतअद्दिद कत्ल भी करवाए। बिलाखिर शैतान शैतान करके वो डायरी तुम्हारे पास पहुंचाई गई, लेकिन उसमें से सोने के राज वाले अहम सफे फाड़ दिए गए थे। तुमने अपने सर समेत न जाने क्या क्या पीट डाला होगा चौधरी। मेरे एक लम्हे को खामोश रहने के बाद चौधरी को हैरत ज़दा करने का सिलसिला जारी रखा। उन दिनों शोएब गौरी के साथ मेरी गाड़ी छीन रही थी और मैं उसकी मदद से सोने तक पहुंचने और उसे हासिल करने की कोशिश कर रहा था। लिहाजा मैंने वो सफ़े शोएब के हवाले कर दिए। हमारे दरमियान ये तय पाया कि वो सोना चाहे कितने का भी फरोख्त हो, मैं 10 करोड़ रुपए लूंगा। आज से 20 साल पहले वो सोना 5 करोड़ रुपए मालियत का था, जो अब कम से कम 25 करोड़ का हो चुका है। शोएब ने मेरे हिस्से की रकम तुम्हें दे दी है चौधरी। अब आई समझ में बात कि उसने तुम्हारा जूता किस तरह तुम्हारे सर पर बरसाया है। तुम झूठ बोलते हो। वो बिखरी हुई आवाज में बोला, तुम हमारी दोस्ती को अपनी किसी चाल से खराब करना चाहते हो। मैं तुम्हारी ये साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा वहीदान। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना आ रहा हो तो मैं सबूत फराहम करने को तैयार हूँ। तुम इस सिलसिले में क्या सबूत दे सकते हो? मेरे वालिद साहब ने सोने से भरे हुए कैनवस के वो थैले एक मतरूक कुएं में फेंके थे। मैंने ठहरे हुए लहजे में बताना शुरू किया, मज़कूरा कुआं पाक भारत सरहद के करीब तुम्हारी जमीनों में वाक़ है। शोएब गौरी ने अपने एक अंग्रेज दोस्त मिस्टर नील आर्मर के तवस से उस कुएं से ये सोना हासिल किया है। उस कुएं के ऊपर अब खेत लहले आते हैं। मैं तुम्हें कुएं की दुरुस्त लोकेशन बताता हूँ। तुम बयान की तस्दीक के लिए उस मुकाम को चेक कर सकते हो। तुम बहुत मक्कार हो वहीदान। वो फुनकारा, मैं आज शाम को अपने खेतों में था। अगर मेरे खेतों में खुदाई की गई होती तो ये बात मुझसे पोशीदा नहीं रह सकती थी। एक लम्हे में उस वाक़े की मुझे खबर हो जाती। तुम मुझे चक्कर देने की कोशिश कर रहे हो। मैंने उसकी बेतबारी को नजरअंदाज करते हुए नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में उसे मतरूक कुएं का महल्ले वकूफ बताया और कहा, शायद तुमने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने बताया ना, अब उस मुकाम पर सरसब्ज खेत लहलाते हैं। वो मतरूक कुआं तो बहुत नीचे कहीं गायब हो चुका है। सोना कैनवस के मजबूत थैलों के अंदर महफूज किया गया था, इसलिए वो मैला तक नहीं हुआ। ओए झूठों के सरदार, चौधरी ने सख्त लहजे में कहा, अगर वो कुआं जमीन के नीचे गायब हो चुका है और उसके ऊपर खेत लहरे आते हैं तो फिर शोएब या नील आर्मर ने वो सोना किस तरह हासिल किया? बगैर खुदाई के ये कैसे मुमकिन है? क्या तुम ये कहना चाहते हो वो लोग कोई जादू वगैरह जानते हैं? मैंने उसके घायल हिस्सों पर लीमू नचोड़ते हुए कहा, चौधरी, जो बात अकल में ना उसे जादू का नाम दे दिया जाता है। मेरी वजह तुम्हारी खोपड़ी में इसलिए नहीं आ रही कि शायद वहाँ दिमाग नाम की कोई शय वजूद ही नहीं रखती।
मैं जानने के लिए रुका, फिर इंतहाई तहकीर अमेज अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, ओए लकड़ी के बंदर, उस मतरू कुएं में खुदाई तो की गई है लेकिन छुप छुपा कर। उसके लिए सरहद पार तुम्हारे दुश्मन की जमीन इस्तेमाल की गई है। रामपुर अमृतसर के रामदास को तुम अच्छी तरह जानते हो ना। उसका बाप चौधरी विक्रम दास तुम्हारे बाप चौधरी रमजान का गहरा दोस्त था और उसी दोस्ती के नतीजे में वो कसीरुल मालिय सोना इधर से उधर स्मगल किया जाता रहा था। लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती के खैर छोड़ो, अब इन बातों में क्या रखा है। दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। ये खामोशी इस बात की दलील थी कि मेरी बात चौधरी की बुद्धि में बैठ गई थी। रामपुर सरहद पार अमृतसर के एक छोटा सा गाँव था जहाँ पर रामदास नामी एक चौधरी की अमलदारी थी। तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया चौधरी? मैंने कटीले लहजे में दरियाफ्त किया। वो मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय हिजानी अंदाज में बोला, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि वो गुमशुदा सोना सुरंग लगाकर उस मतरूक कुएं से निकाला गया है? मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ, मैंने ताइदी अंदाज में कहा। अब मजीद तस्दीक के लिए तुम मेरी बताई हुई जगह की खुदाई करवा के खुद देख लो। तुम्हारे पास बंदों यानी कीड़े मकोड़ों की कमी तो है नहीं। वो मेरे तंजिया वार को सहते हुए बोला, तुम ये ना समझो मैं तुम्हारी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लूंगा। मैं अपनी जमीन में खुदाई तो बाद में कराऊंगा, उससे पहले मैं शुएब गोरी से इस सिलसिले में बात करूंगा। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं इस कोशिश की जरूरत महसूस नहीं करता क्योंकि शुएब गोरी इस मामले में खासा फाल नजर आता है। मैंने चोट की और ये तुमने अकलमंदी की बात की कि आंखें बंद करके मुझ पर एतबार नहीं करोगे। खुदा के बंदे और शैतान के चेले, अगर तुम्हारी आंख बंद होगी तो फिर अपने फर्जंद को कैसे देख सकोगे? मैंने सुन और देख रखा है, जिसकी आंख बंद हो जाती है उसे मनो मट्टी के नीचे दबा दिया जाता है, करोड़ों मालियत के सोने की तरह। फैसल कहाँ है? वो कपकपाती आवाज में बोला, अभी तक तुमने उससे मेरी बात नहीं करवाई। वो इधर उधर के इंतहाई अहम मामलात को फरामोश करके अपने बेटे का किस्सा ले बैठा। मुझे ये अंदाजा लगाने में कोई दुश्वारी ना हुई कि फैसल चौधरी की कमजोरी था जो सद्दफ की मेहरबानी से मेरे हाथ लग गया था। चौधरी के पलड़े का सबसे ज्यादा भारी पार्ट इस वक्त मेरी जानिब था, लिहाजा मेरा पलड़ा झुक रहा था। मैं झुके हुए पलड़े की बदौलत बासानी चौधरी को झुकाने और घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता था। मैंने नहायत मुस्तहकम लहजे में कहा, चौधरी अगर अपने बेटे की सूरत देखना चाहते हो तो साहिल को मेरे हवाले कर दो। 10 करोड़ जैसी मामूली रकम तो तुम्हारे मौजू में अड़सी रहती है। तुम ये रकम, हकीर रकम शुएब गोरी के मुंह पर दे मारो और तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वैदान वो मेरी बात पूरी होने से पहले बोल उठा। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, कल रात को फैसल से तुम्हारी बात करा दूंगा। कल रात? वो मचल गया। मैं इतना तवील इंतजार नहीं कर सकता। मैं इस इंतजार की खौफ से बचने के लिए तुम्हें एक आसान तरकीब बताता हूँ। मैंने एकदम संजीदा होते हुए कहा, तुम अभी से एक टोकरे के नीचे बैठ जाओ और पूरी तवज्जो उस नुक्ते पर मरकूज कर दो कि तुम एक देसी मुर्गी हो जो अंडे देने की कोशिश कर रही हो। अंडा देना चूंकि मुर्गी का फरीजा है, इसलिए बावजूद जोर लगाने के भी तुम्हारी कामयाबी के इम्कानात 0 से ज्यादा नहीं होंगे। इस तकलीकी मसरूफियत में तुम्हारा दिल लग जाएगा और वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं होगा। कैसा आइडिया है? अपनी बात के इख्तिताम पर मैंने इस तफसार किया तो वो भड़क उठा, वैदान अंडे मुर्गी का खेल तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और ऐसा खेलूंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्ल हाथ लगा लगा कर देखेगी। इसलिए तो कह रहा हूँ साहिल को मुझे लौटा दो। मैंने बरजस्ता कहा, मेरी नस्ल उसी से चलेगी। लेकिन तुम मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। कहीं तुम मुझे अपनी फर्जंदी में लेने के ख्वाब तो नहीं देख रहे? ओ यू ब्लडी! गुस्से की इंतहा को पहुंचकर वो इंग्लिश पर उतर आया। मैं तुम्हें भूखे कुत्तों के सामने डाल दूंगा बशर्ते कि मैं तुम्हारे काबू आ गया। अपनी नापाक जबान बंद करो। ठीक है चौधरी, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, विश यू बैड लक। फिर इसका जवाब सुने बिना मैंने रिसीवर को क्रैडल कर दिया। शुएब के हवाले से चौधरी को भड़काना सूदमंद साबित हो सकता था। अगर चौधरी वाकई मेरी तवक्को के मुताबिक सोचने लगता तो उनमें फूट पड़ सकती थी, लेकिन मैं इस सिलसिले में ज्यादा पुरुमीद नहीं था। वो दोनों शैतान के चेले थे और बदी के अलम बरदार। मुझे कुचलने और नुकसान पहुंचाने के लिए वो हर महाल पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते थे। मैं उनका मुश्तरका दुश्मन था। वो दोनों इतनी आसानी से मेरी बातों में आने वाले नहीं थे, लेकिन कोशिश करने में कोई खर्च भी नहीं था। कोशिश बड़ा तमानियत और उम्मीद अफजा लफ्ज़ है जो बुझे हुए दिलों को भी हौसला बख्श देता है। कैंसर के आखिरी स्टेज में जब मरीज की जिंदगी के दिन नहीं बल्कि घंटे भी गिने जा चुके होते हैं, लेकिन डॉक्टर फिर भी उसे बचाने की कोशिश करता है, हालांकि उसे 100% यकीन होता है कि वो मरीज बचेगा नहीं। उसके साथ साथ डॉक्टर ये भी देख रहा होता है कि इलाज पर लवाहिकीन के लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी कोशिश को जारी रखता है क्योंकि यही उसका फर्ज है। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, लेकिन कोशिश करना इंसान पर लाजम है। खुदा की समानत को बचाने के लिए आखिरी सी कोशिश करना चाहिए। मैंने चौधरी नवाजिश को जेन से झटका और बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। चंद लम्हात के बाद मुझे महसूस हुआ थोड़ी देर पहले चौधरी से होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू ने मेरे आसाब में अच्छा खासा तनाव पैदा कर दिया था। मैंने बिस्तर को छोड़ दिया और कालीन पर आ गया। वो बेडरूम हवादार था। मैंने आसाब को सुकून पहुंचाने के लिए योगा का सहारा लिया। इस वक्त सांस की कोई मशक करना तो मुनासिब नहीं था, लिहाजा मैंने पुराना याम को टच नहीं किया और हथ योग को आजमाने लगा। कमल आसन और मेन आसन के बाद मैंने हैंड स्टैंड लगाया और 10 मिनट बाद मैं दोबारा बिस्तर पर दराज हो चुका था। इस वक्त मेरे आज़ा और आसाब खासे फर्मा बरदार हो गए थे। मैंने 2-4 गहरी सांसें ली और अपने दिमाग को मखसूस हिदायत देने लगा। मैं नहायत ही पुरसुकून गहरी और मीठी नींद सोऊंगा।
लेकिन इसी दौरान में तुम जागते रहोगे और ठीक 6 बजे सुबह तुम मुझे हशाश बशाश बेदार करोगे। लेकिन मेरी नींद के वक्फे में अगर इस फ्लैट के अंदर कोई गैर मामूली वाकया पेश आने के आसार पैदा हुए तो वक्त मुकर्रर से पहले तुम मुझे उठा दोगे। इस हिदायत के इख्तिताम पर मैं गहरी नींद में डूब गया। इंसानी दिमाग सबसे बड़ा उजूबा है। अगर ये आपकी हिदायत पर कान धरने लगे तो आप हैरत अंगेज कारनामे अंजाम देने लगते हैं। और मुझे यकीन है, बल्कि मेरा तजर्बा है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये आपसे और आपकी हिदायत से मानूस हो जाता है और कुछ अरसे बाद ये आपकी हिदायत पर अमल भी करने लगता है। खासतौर पर इस नोयत की हिदायत के मैं सो रहा हूँ और मेरा दिमाग जागता रहेगा बड़े अजीब व गरीब और हैरत आफरी मनाजर से रोशनास कराती है। अगर यकीन ना आए तो आजमा कर देख लें। लाशऊरी करिश्मा कारी आप पर आश्कार हो जाएगी। मेरे दिमाग ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। ये नहीं हो सकता कि वो मेरी हिदायत पर अमल ना करे। मैंने सोने से कबल उसे ताकीद की थी कि वो 6 बजे सुबह मुझे बेदार कर दे, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने महसूस किया कुछ गड़बड़ है। एक बार की मेरी निगाह दीवार गिर कलाक की जानिब उठ गई। कलाक में सुइयां 4 बजे का वक्त बता रही थी। इसका यही मतलब था कि फ्लैट में कोई गैर मामूली वाकया पेश आ चुका है या पेश आने वाला है। मैंने इस ख्याल के साथ एक झटके से बिस्तर छोड़ दिया और बेडरूम में चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा, लेकिन वहां मुझे कोई गैर मामूली वाकये के आसार नजर न आए। इसका यही मतलब था फ्लैट के किसी दूसरे हिस्से में कोई गड़बड़ थी। मैं बेडरूम से बाहर निकल आया। दोनों बेडरूम साथ साथ बने हुए थे। उनके सामने मुख्तसर सा लाउंज था, फिर ड्राइंग रूम आता था। मैंने सोने से कबल दूसरे बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया जो हुनूस बंद था। मैंने एहतियातन उस दरवाजे को खोलकर अंदर झांका। उससे पहले मैंने अंदर की लाइट ऑन कर दी थी, लेकिन मुझे वहाँ कुछ भी खिलाफे मामूल दिखाई ना दिया। लाउंज पर भी मैं एक तायराना नजर डाल चुका था। या इलाही, ये क्या माजरा है। अब आज अगर एक ड्राइंग रूम ही बचा था। ड्राइंग रूम के दाखिली दरवाजे के साथ ही लाउंज के किनारे पर फ्लैट का मेन दरवाजा था। ये दरवाजा भी मैंने शहजाद के जाने के बाद अंदर से लॉक कर दिया था और वो अभी तक बदस्तूर लॉक ही था। मैं मुहतात कदम उठाते हुए ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ गया और फिर जैसे ही मैंने दरवाजा खोलकर ड्राइंग रूम में कदम रखा, मुझे एक झटका लगा और मैं ठिठक कर रुक गया। मेरी निगाह ने एक हैरतनाक मंजर देखा। ड्राइंग रूम के बड़े सोफे पर नकली वैदान फैल कर बैठा हुआ था। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा। उसे वहां देखकर मुझे गुस्सा भी आया और झुंझलाहट भी महसूस हुई। इस बात पर हैरतज़दा होने की जरूरत नहीं कि वो बंदा फ्लैट के अंदर कैसे घुस आया था। इससे पहले वो बहरूपिया जिन कमालात का मुजाहरा कर चुका था, ये उसका अशर अशीर भी नहीं था। जल्दी मेरी झुंझलाहट इत्मीनान में बदल गई। मेरी जी में आई कि अच्छा है ये हाथ आ गया, अब इससे भी हिसाब किताब हो ही जाए। देखता हूँ ये क्या बेचता है। ज़ेरे लब उसकी मुस्कुराहट कदरे वसी हुई और आंखों में भी एक बुर्दबार चमक ने जगह बना ली। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मेरा दिमाग पढ़ रहा हो। अगली लम्हे उसने मेरे इस ख्याल का सबूत पेश कर दिया। मैं खरीदो फरोख्त में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। मेरी समात में खुद मेरी आवाज ने सरगोशी की, इसलिए तुम इस उलझन में ना पड़ो कि मैं क्या बेचता हूँ। उसके अंदाज ने मुझे उकताहट में मुब्तला कर दिया। मैंने कदरे सख्त लहजे में दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? वो बदसूर धीमी मुस्कुराहट को ऊँटों पर सजाते हुए बोला, मेरा नाम वैदान है और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम झूठे हो, फरेबी हो, बहरूपिये हो। मैंने एक ही सांस में कह डाला, तुम वैदान किस तरह हो सकती हो जबकि असली वैदान तो मैं हूँ। वो यकदम संजीदा हो गया। ना तुम नकली हो और ना ही मैं कोई बहरूपिया हूँ, हम दोनों ही असली हैं वैदान। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम बैक वक्त असली हैं? मेरे लहजे में दुरुस्ती उतर आई। हम में से कोई एक असली है और मुझे यकीन है मैं ही असली हूँ। वो एक मखसूस किस्म की मुस्कुराहट के साथ बोला, चलो मैं तुम्हारी बात को तस्लीम कर लेता हूँ, तुम ही असली वैदान हो, लेकिन ये राज मेरे और तुम्हारे दरमियान दफन है। दूसरे इससे आगाह हैं और ना ही कोशिश के बावजूद भी इससे आगाही हासिल कर सकते हैं। वो मुझे देखेंगे तो असली वैदान मैं होऊंगा और जब तुम पर नजर जाएगी तो तुम्हें असली वैदान समझेंगे। मैं वक्त और हालात के साथ साथ अपनी पहचान में भी तब्दीली करता रहूंगा। देख लो, आज मेरा लिबास वो नहीं जो तुम पहले देखते हुए आए हो। मैंने उसके लिबास पर अभी तक तवज्जो नहीं दी थी। अब गौर किया तो वो वाकई मुझे दूसरे लिबास में नजर आया। आज वो सफेद सूट में नहीं था, ना ही उसने सफेद बूट पहन रखे थे। वो स्याह पतलून और स्काई ब्लू शर्ट में था। उसकी आंखों में नजर आने वाला स्याह चश्मा भी गायब था। यह भी ऐन मुमकिन था वो सुर्ख लैंड क्रूजर में भी ना हो। तुम बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हो। वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, आज मैं बाइक पर हूँ, मेरी जीपी 100 नीचे खड़ी है, तुम चाहो तो खिड़की से झांक कर देख सकते हो। फिर जब मैंने नीचे झांका तो उसकी इंकशाफ की तस्दीक हो गई। मेन तारक रोड पर उसकी नीली बाइक जीपी 100 खड़ी थी, जिसके हैंडल पर एक हेलमेट भी टंगा नजर आ रहा था। वो रात का आखिरी पहर था। रोड गैर आबाद थी। उसकी बाइक से थोड़े फासले पर 2-3 गाड़ियां और भी खड़ी थी, जो यकीनन इसी अपार्टमेंट बिल्डिंग के मकीनों की होंगी जिसके 2nd फ्लोर पर मैं मुकीम था। मैं वापस उस बहरूपिये की तरफ पलटा और एक सोफा संभालते हुए मैंने उसे पूछा, क्या तुम सोच पढ़ना जानते हो? मैं क़ियाफ़ा शनास और फेस रीडर हूँ। उसने जवाब दिया, चेहरे के तासरात का बागौर जायजा लेता हूँ और अत्तल इम्कान दुरुस्त अंदाजे लगाता हूँ। किसी के ख्यालात या सोच पढ़ने पर मैं कुदरत नहीं रखता। मैंने तौसीफी अंदाज में कहा, अगर तुम महज क़ियाफ़ा शनास हो तो वाकई हैरत अंगेज हो, गोया तुम अपनी तारीफ कर रहे हो। वो गहरी संजीदगी से बोला,
मैंने कहा, नहीं भाई, मैं तुम्हारी तरह फेस रीडर या पुरस्कार सलाहियतों का मालिक नहीं हूँ। तुमने पिछले चंद दिनों में मुझे जिस तरह चकराया है उससे मैं वाकई उलझा हुआ हूँ। क्या मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है? हरगिज नहीं। मैंने साफ गोई का मुजाहरा किया। फिर तुम मुझसे इतने शाकी और बरगश्ता क्यों हो? मैं तुमसे शाकी नहीं बल्कि तुम्हारी हरकतों के तफैल बे अजीब सी कोफ्त में मुब्तला हो गया हूँ। मैंने उसके चेहरे के तासरात को समझने की कोशिश करते हुए कहा, मैं अपने फितरी तजस्सुस से मजबूर हूँ। जब तक तुम्हारी असलियत नहीं जान लूंगा मुझे करार नहीं आएगा। अपनी असलियत के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं वजदान हूँ, तुम मेरे अंदर कोई खामी तलाश करो। मैंने उसे टटोलने वाली नजर से देखा और गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारे अंदर की खामी पकड़ने के लिए तुम्हें अंदर तक खोलना होगा। फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारी हकीकत तक पहुंच जाऊंगा।